हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। तो आज की हमारी वीडियो होगी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। अभी तक जो हमने चैप्टर कवर किए वो मैकेनिक्स का पार्ट थे। किसका पार्ट थे? मैकेनिक्स। पहले हमने शुरू में कुछ मैकेनिक्स पढ़ी थी, फिर उसके बाद में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ी। अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये है थर्मोडायनेमिक्स। इससे अगला चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स का होगा, पर उससे पहले हमको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अपने कुछ बेसिक्स क्लियर करने होंगे जो कि आते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। अच्छा, जो ये वर्ड है थर्मल, ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में भी, तो जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा समझ जाना ये टेम्परेचर का गेम है सारा। थर्मल मीन्स जो इफेक्ट्स टेम्परेचर के चेंज होने से होते हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी क्या मतलब हुआ इसका? एक तरह से कि मैटर पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये मान सकते हैं आप। इसका क्या मतलब हुआ इस चैप्टर का कि हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने हैं मैटर पे। उसके बाद ये सब सीखने के बाद फिर हम अपना थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमारे इस चैप्टर में ये सब टॉपिक्स हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, टेम्परेचर एंड हीट देखेंगे ये क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं। ठीक है? साथ में थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैटर्स कैसे एक्सपेंड होंगे, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने बताया कि थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर है पहले इस चीज को समझ लेते हैं। हालांकि अगला टॉपिक टेम्परेचर का ही है, बट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिर भी। सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 बीकर है और इनमें कुछ मैटर है या लिक्विड, मान लीजिए कुछ लिक्विड है। इसका टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से कौन गर्म है, विच इज़ होटर? तो हम क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है भाई, ये ज़्यादा गर्म है। अगर सेम केस एक और हो सेम टेम्परेचर के साथ, ये जो है 45 डिग्री सेल्सियस, एक दूसरा बीकर है उसमें जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, तो अब कौन सा गर्म है? तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा गर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या चीज़ गर्म है ठंडी है, टेम्परेचर से नहीं पता लगता है। टेम्परेचर एक रिलेटिव टर्म है, हम रिलेटिव में बताते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 2 आइस बाउल हैं, इसमें आइस बाउल है, इसका टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस, और एक और आइस बाउल है इसका टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी दिस इज द हॉटर वन। ठीक है? तो टेम्परेचर जो है वो हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, बट विद रेस्पेक्ट टू किसके रेफरेंस में? क्योंकि अगर हम ये कहें कि समथिंग इज एट 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये गर्म है या ठंडी है, तो ये हम बता नहीं पाएंगे जब तक हम इसे किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करेंगे। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करते हैं समर्स में, तो 45 इज होटर। वाई इज इट इज होटर? क्योंकि हम बता नहीं रहे हैं, बट फिर भी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अपने बॉडी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से, जो कि क्या है? रूम टेम्परेचर क्या होता है सबको पता है, 25 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम इससे कंपेयर कर रहे हैं इनको, तो ये ऑब्वियसली इट इज होटर। बट अगर हम कहें कि कहीं पे हम लोहे को, आयरन को मेल्ट करते हैं और अभी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, तो इज इट होटर? नो। तो ये रिलेटिव में होता है। तो इस चैप्टर में हम इस चीज़ को समझेंगे, टेम्परेचर को, कि ये इंक्रीज होने पे या डिक्रीज होने पे मैटर की किस किस क्वालिटी को किस तरह इफेक्ट करता है। तो आज के इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मैटर की, वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होंगी, या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़, या फिर कहें कि टेम्परेचर किसी भी मैटर को कैसे इफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना। तो देखते हैं अपना पहला टॉपिक क्या है, टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर हमने अभी समझा कि क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अब हीट क्या है? अब सपोज ऐसे समझिए कि हमारे पास एक टेबल है। ठीक है? हमारे पास एक टेबल है और इस पर 2 गिलास रखे हुए हैं। ठीक है? क्या रखे हुए हैं? 2 गिलास रखे हुए हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? एक गिलास में मिल्क है, रेड वाले में मान लीजिए मिल्क है, जिसका टेम्परेचर, ये बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए आप 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? और इसमें ब्लू वाले में हमने जो रखा है वो रखा है, ब्लू वाले में सपोज कि आइस रखा है या फिर आइसक्रीम रखी हुई है, जिसका टेम्परेचर है
-10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सेम टेम्परेचर में रखे हुए हैं। तो क्या होगा कि अगर हम थोड़ी देर बाद टेम्परेचर चेक करेंगे तो हो सकता क्या होगा कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा 40 डिग्री से। सपोज ये रह गया है अब 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे सेम टाइम के बाद तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सपोज ये हो गया +20 डिग्री सेल्सियस या +10 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी मान लीजिए, मतलब ये इंक्रीज हो गया है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो ये रूम था जिसमें ये रखे हुए थे उसका एक अपना कुछ टेम्परेचर था, उसका एक टेम्परेचर था जो कि रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड अभी हम मान लेते हैं। इसका कोई भी एक टेम्परेचर मान लेते हैं, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस था। अब होगा क्या कि ये यहाँ पे अगर ये दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर हैं तो ये कोशिश करेगा कि ये दोनों इसके साथ एवरेज टेम्परेचर पे आ जाएं, यानी कि जितने टेम्परेचर पे रूम है उतने टेम्परेचर पे और अदर ऑब्जेक्ट अदर मैटर्स भी आ जाएं। तो ये उस टेम्परेचर को कैसे अचीव करेंगे कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए, जो कि 30 पे आया और डिक्रीज होगा टाइम के साथ। एक बार ये इस टेम्परेचर को अचीव कर लेगा उसके बाद ये और ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। ये कैसे आएगा? ये हॉट होता रहेगा, गर्म होता रहेगा। -10 था, +10 हुआ, थोड़ी देर बाद चेक करेंगे हो सकता है +20 हो। ये भी 25 के बाद जाके सैचुरेट हो जाएगा, फिर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है? इसका सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है कि ये जो मैटर है या मिल्क है ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है टू द एटमोस्फेयर। एनर्जी ट्रांसफर से क्या हो रहा है, या कहीं हीट ट्रांसफर कर रहा है, ये हीट दे रहा है, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और इसका टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हो रहा है? क्योंकि ये एक्सेप्टिंग द हीट, ये हीट ले रहा है एटमोस्फेयर से, उससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो हीट क्या है कि हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि ट्रांसफर होती है एक सिस्टम से दूसरे में, या फिर कहें सिस्टम से सराउंडिंग में, बाई वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। या ये ऐसे मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि हीट जब भी ट्रांसफर होगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या फिर एक सिस्टम से एटमोस्फेयर में, तो हमेशा एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि टेम्परेचर सेम है और हीट ट्रांसफर हो रही है। सिस्टम से सिस्टम का क्या मतलब है कि सपोज कीजिए हम इन दोनों गिलास को कनेक्ट कर देते बस और एटमॉस्फेयर में ओपन ना रखते। ठीक है, तो अब क्या होता कि ये हीट रिलीज करता और ये इस हीट को एक्सेप्ट करता, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता, इसका इंक्रीज होता, और ये दोनों किसी एक कॉमन टेम्परेचर पे जाके रुक जाते, जो कुछ भी हो सकता था। उसको बाद में हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कॉमन टेम्परेचर कैसे निकलता है, किस टेम्परेचर में रुकते जाके, अभी उतना नहीं सोचना है। तो ये होता है। तो यहाँ से क्या समझे कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, वेयर इज द हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्ड बाई वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अपना अगला टॉपिक देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सिंपली तो सबको पता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर किससे किया जाता है? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, और थर्मोमीटर डिवाइस है जो कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू में देता है। वैसे हम टेम्परेचर का मेजरमेंट फिजिकल टच से भी पता कर सकते हैं, बट वो उस एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं होगा जो हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज एक वाटर टब है, इसमें हमने पानी चला रखा है, पानी से भर रखा है और ये गर्म है, हमको नहाने के लिए पानी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम थर्मोमीटर से थोड़ी चेक करते हैं, हम अपना हाथ डालते हैं, इसमें देख लेते हैं कितना टेम्परेचर है, उससे ही हम फील कर लेते हैं कि हाँ अब ये हो गया है नहाने के लायक। तो ये भी तो हम मेजरमेंट ही कर रहे हैं टेम्परेचर का, बट ये उतना सटीक या उतना एग्जैक्ट उतना एक्यूरेट नहीं होता है कि उसको हम अपने एक्सपेरिमेंटल चीज़ों में यूज़ कर सकें कि जहाँ पे हमको वैल्यू की ज़रूरत हो। बाकी मेजरमेंट हम टेम्परेचर का सेंस से भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम अपनी बॉडी से सेंस करते हैं कि भाई गर्मी हो रही है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, एसी चला लेना चाहिए, या फिर एसी ने ज़्यादा ठंडा कर दिया है, ज़्यादा कूल हो गया रूम, अब एसी बंद कर देना चाहिए। तो ये भी क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हुआ। तो टेम्परेचर का मेजरमेंट कई तरीके से किया जा सकता है, बट जो स्टैंडर्ड तरीका है जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो क्या होता है? थर्मोमीटर। ठीक है, और जो कॉमनली फिल रहता है वो क्या होता है? वो कौन सी लिक्विड होती है? क्या होती है? मरकरी। इसको भी याद रखेंगे। अब आती है टेम्परेचर स्केल्स। जो हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो किस स्केल में आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब हमने टेम्परेचर मेजर तो कर लिया, अब हमारे पास इसकी क्या क्या स्केल है हमने पढ़ी थी। सेल्सियस है जिसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट है जिसकी यूनिट डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, एंड द केल्विन। याद रखेंगे केल्विन में डिग्री का साइन सिंबल नहीं लगता है। तो ये 3 यूनिट है। तो टेम्परेचर हमारा थर्मोमीटर किस यूनिट में बता रहा है? वो सेल्सियस में भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है।
हो तो केल्विन में भी सकता है, बट जनरली जो हम यूज़ करते हैं सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में करते हैं। तो अभी हम इनका इंटर रिलेशन देखेंगे कि अगर हमने सेल्सियस में मेज़र किया और किसी ने हमने फ़ारेनहाइट में पूछा तो हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने के लिए एक काम कर लेते हैं। सपोज करिए हमको टेम्परेचर को चेंज करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये तरीका आप किसी भी दो सिस्टम्स में लगा सकते हैं। दो सिस्टम होंगे अगर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की, तो उनका क्या फॉर्मूला डेवलप होगा इंटर रिलेशन के लिए, उसको सेम तरीके से डेवलप कर सकते हैं, जो कि अभी हम दिखाने जा रहे हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है, तो सेल्सियस के लिए पहले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर TFC लिख लेते हैं, यानी कि सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। हमें पता है कि प्योर वाटर का एट स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, BC लिख लेते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इन सेल्सियस। ये कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम हम फ़ारेनहाइट में लिखेंगे। फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, FF, फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट, ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अभी हम लिखेंगे इसको बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट, ये होता है BF कितना होता है, ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इनका इंटर रिलेशन फॉर्मूला कैसे बनाना है कि T इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस TFC, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट इन सेल्सियस डिवाइड बाई T बॉइलिंग पॉइंट इन सेल्सियस माइनस T फ्रीजिंग पॉइंट इन सेल्सियस। सेम क्वांटिटी फ़ारेनहाइट के लिए लिख दोगे यहाँ पे, TF यानी कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, T फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट अपॉन T बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट माइनस T फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दोगे तो ये क्या बनेगा, TC माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस 0 इक्वल्स टू TF माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32, and we'll get TC by 100 equals to TF minus 32 divided by 180. ठीक, further when we solve it, it will become TC equals to 5 by 9 TF minus 32. ठीक है, तो ये इनका फॉर्मूला हुआ। अब अगर किसी ने आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है और सेल्सियस में निकालना है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रखें, ये सेल्सियस में मिल जाएगा। उल्टा है, TC दे रखा है, सेल्सियस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो इस फॉर्मूले को उल्टा कैसे लिख लेंगे, TF इक्वल्स टू 9/5 TC प्लस 32। ठीक है, ये समझ जाएगा। आप सिमिलर वे में सेल्सियस और केल्विन का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये हुआ इंटर रिलेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन देख लेते हैं, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। होता क्या है, अगर किसी गैस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, क्या किया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम में एक रिलेशन आता है जो कि होता है P इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और इस P इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं हम बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। इनके नाम याद रखेंगे, बहुत काम आएंगे बाद में भी। इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, ये रॉबर्ट बॉयल्स ने दिया था, इसी वजह से इसका नाम बॉयल्स लॉ हुआ। टेम्परेचर कांस्टेंट पे याद रखेंगे। अदरवाइज जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, V/T कांस्टेंट रहेगा। V/T क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये भी किसने दिया था, जैक्यू चार्ल्स ने, उसी के नाम पे पड़ा चार्ल्स लॉ। तो लो डेंसिटी गैसेज क्या है, इन लॉ को फॉलो करते हैं, उनके लिए हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PV/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। PV/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसी को बोलते हैं आइडियल गैस रिलेशन या फिर आइडियल गैस लॉ। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस लॉ। ठीक है, अगर इस कांस्टेंट को हटाएं तो ये इसको इक्वेशन में चेंज करें तो क्या बनता है, ये PV/T इक्वल्स टू म्यू आर। आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये हम सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स। इसको दूसरे तरीके से कैसे भी लिख देते हैं कभी कभी, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। ठीक है, तो ये हुई हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या था, आइडियल गैस लॉ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अब अगर इस इक्वेशन में देखें, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। ठीक है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या कह सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, सिंपल बात है।
इफ टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर का अप एंड डाउन हम मेजर कर सकते हैं प्रेशर के अप एंड डाउन से। ठीक है आगे, तो अब देखते हैं, जैसे ये केल्विन स्केल है और इसमें टेम्परेचर लास्ट क्या होता है 273.15, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, ये प्रेशर है, टेम्परेचर है। तो अगर टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर भी घटेगा। कितना घटेगा, कितना घटेगा? इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जब टेम्परेचर -273.5 होगा, प्रेशर एकदम क्या होगा, जीरो होगा। प्रेशर कितना होगा, जीरो होगा। तो इसी टेम्परेचर पॉइंट को 273.15 को, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया गया है इसको, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो ये दरअसल सेल्सियस में है, सॉरी, 273 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं, सेल्सियस में। केल्विन में तो ये जीरो से शुरू होती है स्केल, सेल्सियस में निगेटिव है। तो जब कहीं भी कोई कहे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना है, तो दो ही चीजें हैं, या तो जीरो केल्विन लिखना है या 273.15 डिग्री सेल्सियस लिखना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है। और इन दोनों का यहाँ से हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि जीरो यहाँ पे इतने डिग्री सेल्सियस पे केल्विन कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से इनका रिलेशन क्या आ जाएगा, टी केल्विन इक्वल्स टू टी सी प्लस 273.15। अब देखिए यहाँ पे टी सी की वैल्यू ये है, इसमें ये प्लस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये इनका भी रिलेशन हुआ। टी सी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पहले निकाल चुके हैं, सेल्सियस और केल्विन का ये है। तो ये था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? व्हेन द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी, देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा डायमेंशंस चेंज होंगी। ठीक है, लिख लेते हैं, टेम्परेचर चेंज होगा तो डायमेंशंस चेंज होंगी। तो इसी चेंज इन डायमेंशन को ड्यू टू टेम्परेचर बोलते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर थर्मल एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंशन ऑफ एनी मैटर ऑब्जेक्ट लेंथ वाइज होगा, लीनियर होगा, ये एक रोड है और एक्सपेंशन ऐसे हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है या फिर हो सकता है ऐसे हो रहा हो एक साइड में किसी में भी, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। अगर टेम्परेचर दोनों साइड को हो रहा है, सेम रोड है, इधर को भी इंक्रीज हो रही है और उसी टाइम पे इधर को भी इंक्रीज हो रही है, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसको एरिया एक्सपेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरिया एक्सपेंशन। सेम रोड अगर तीनों साइड से एक्सपेंड हो रही है, दिस साइड भी, दिस साइड भी, एंड अप एंड डाउन भी, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी कि यहाँ पे एक्सपेंड होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ रही है, यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, यहाँ पे लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये तो एक सिंपल बात हुई कि जब भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी डायमेंशंस बढ़ेंगी, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। तो उसको तीन नाम दे दिए, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर एक्सपेंशन, सॉरी वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब जो लीनियर एक्सपेंशन होता है, जो लीनियर एक्सपेंशन होगा, जैसे सपोज ये एक रोड है, इसकी लेंथ है एल, कितनी लेंथ है, एल, और एक्सपेंड होने के बाद इसकी लेंथ डेल एल इंक्रीज हो गई है, ये डेल एल इंक्रीज इन लेंथ है। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ है, ये हमेशा क्या होता है, ये जो चेंज हुआ है डेल एल, तो डेल एल और एल का रेशो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी, जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इसको कैसे दिखा सकते हैं, डेल एल डिवाइड बाई एल प्रोपोर्शनल टू डेल टी। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल एल बाई एल इक्वल्स टू एल्फा टी, और एल्फा को कहीं कहीं एल्फा एल भी लिखते हैं, यानी कि लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, या फिर लीनियर कोफिशिएंट, या फिर कहीं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, क्या वो यहाँ लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब अगर हम सेम बात करें एरिया की, तो एरिया में ये सेम तरह से कैसे प्रोपोर्शनल होगा, डेल ए बाई ए प्रोपोर्शनल टू टी, और उसको सोल्व करके क्या बनेगा, एल्फा, उसको ए भी लिखते हैं, एल्फा ए टी, जहाँ से हमको ये पता लग जाए ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और सेम केस होगा वॉल्यूम में। वॉल्यूम में हम क्या लिख देंगे इसको, ये यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है, वॉल्यूम में हम इसको क्या लिख देंगे, डेल वी बाई वी इक्वल्स टू एल्फा वी टी। ठीक है, तो ये हुआ वॉल्यूम के लिए।
यहाँ से अगर हम देखें कि अगर हमें अल्फ़ा वी की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकलेगी भाई, निकाल लेंगे यहाँ से अल्फ़ा वी इक्वल्स टू डेल वी बाई वी, अल्फ़ा वी इक्वल्स टू डेल वी बाई वी, और यहाँ पे आ जाएगा 1/t। ठीक है, अब जो लीनियर एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये किसी मैटर का कांस्टेंट रहता है कि मान लो ये है कि 2.5 है तो वो 2.5 ही रहेगा। बट जो ये अल्फा वी होता है ये स्ट्रिक्टली कांस्टेंट नहीं रहता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि ये हाई टेम्परेचर पे जाके कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा देखा गया है कि हाई टेम्परेचर पे जाके ये अल्फा वी कांस्टेंट हो जाएगा, बट ये पूरी टेम्परेचर रेंज में कांस्टेंट नहीं रहता है, ये वेरी करता है। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा भाई कि जो टेम्परेचर चेंज है जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा, इन सब में भी डेल है भाई, ये छूट गया था, ये डेल डेल डेल। तो इसमें हमें हमें क्या पता लगा, एक बार देखते हैं अच्छे से कि अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ, अगर हम ये वाला ले लेते हैं डेल वी बाई वी इक्वल्स टू अल्फा वी टी, यानी कि डेल टी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, डेल टी पॉजिटिव है अगर, तो डेल वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि डेल वी क्या होगा, इफ एक कंडीशन ले लेते हैं भाई, डेल टी क्या होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, डेल वी क्या होगा V2 माइनस V1, यानी कि पहले वॉल्यूम कितनी थी अब कितनी है, ये क्या है, सॉरी V2 माइनस V1 अब कितनी है पहले कितनी थी, ये नीचे क्या आएगा V1, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा वी और T2 माइनस T1। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यानी कि T2 ग्रेटर देन T1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 माइनस T1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा वी V1 T2 माइनस T1। अब RHS में सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि V2 माइनस V1 ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ से क्या पता लगा हमें कि V2 ग्रेटर देन V1 है। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो T1 से T2 टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम V1 से V2 गया और V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग वॉल्यूम विल डिक्रीज। ठीक है, ये सिंपल है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है, उसको हम देखते हैं। एक्सेप्शन केस क्या है, वाटर। क्या है, वाटर में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ठीक है, हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम शो कर रहा है, ये टेम्परेचर शो कर रहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी, सिंपल। बट ऐसा नहीं होता है वाटर के केस में, एक पॉइंट के बाद, जैसे सपोज ये एक पॉइंट है, इसके बाद उल्टा होना शुरू कर देता है। टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर हम सिंपली बनाएं वाटर का, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का रिलेशन उल्टा होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, या फिर ये कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कहाँ पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 4 डिग्री के बाद ये उल्टा होने लगता है। अब अगर हम बात करें कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सॉरी सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम है, मिनिमम वॉल्यूम है फॉर गिवन सबस्टेंस या फिर गिवन मास, मिनिमम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है हमने बहुत बार पढ़ा है, वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फॉर ए गिवन मास। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये पॉइंट हुआ हायर डेंसिटी का, कि ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो इसका ग्राफ कैसे बन सकता है कि अगर हम ग्राफ को बनाएं टेम्परेचर और डेंसिटी का, ये टेम्परेचर ये डेंसिटी हुआ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये जो पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला, इसको क्या बोल, ये कितने डिग्री पे होगा, 4 डिग्री पे। यानी कि वाटर की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे ज़्यादा भारी कितने पे होता है, 4 डिग्री पे होता है। अब ये चीज़ हमारी कहाँ हेल्प करती है, मतलब हमारी हेल्प में किस चीज़ में ये यूज़फुल है, वो देखते हैं। जब किसी तालाब में विंटर्स में पानी जमता है, सपोज एक पॉन्ड है और इसमें ये वाटर है, तो अब आप हम सबको पता है कि लाइटर वाटर, जो लाइटर होगा वो ऊपर होगा और हैवियर नीचे होगा। ठीक है, और ग्राफ क्या था, ग्राफ याद करते हैं एक बार,
वॉल्यूम टेम्परेचर का, ये था, या फिर डेंसिटी टेम्परेचर का ग्राफ याद करते हैं, ये था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा तो ये हैवियर होता जाएगा, हैवियर होता जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा, जब 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये सबसे ज़्यादा बल्कि होगा, हैवी होगा, तो ये पार्टिकल नीचे चले जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस वाले, ठीक है। अब जैसे और डेंसिटी बढ़ेगी, 4 से 5 सॉरी 4 से 3 हुआ, जब यहाँ पे 4 से 3 होगा तो अब जो यहाँ पे पार्टिकल हैं वो नीचे वालों से लाइटर हैं, नीचे वाले हैवियर हैं, तो ये ऊपर ही रुक जाएंगे। अब ये 3 से 2 होगा, ऐसे 0 होगा, तो ये फ्रीज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन नीचे का जो पोर्शन है ये, यहाँ पे आइस नहीं है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, यहाँ क्या है, वाटर है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो हैवी हो गया नीचे आ गया था, जबकि सरफेस पे क्या है, आइस जमी हुई है। और ऐसा तो बहुत जगह फिल्मों में भी देखा होगा कि ऊपर सरफेस पे आइस जमी होती है और नीचे वाटर होता है। अब इससे क्या होता है, सारे एक्वेटिक एनिमल अच्छे से रह पाते हैं। उस कंडीशन में भी जब पूरी सरफेस पे बर्फ जमा हो तब भी एक्वेटिक लाइफ आसानी से चल पाती है, वो इसी कंडीशन की वजह से चल पाती है। अगर ऐसा ना होता तो फिर नीचे से बर्फ जमनी शुरू होती, ठीक है। तो ये एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में आता है, इसको याद रखेंगे इस कंडीशन को। अच्छा, गैस के केस में, गैस और लिक्विड में अगर हम कंपेयर करें गैस एंड लिक्विड में, तो हमें पता है लिक्विड गैस ज़्यादा एक्सपेंड होती है इन कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, ठीक है। तो गैस के कंपैरिजन में अल्फा वी जो है, कोफिशिएंट जो है, ये डिपेंड करता है, हाईली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जबकि लिक्विड के केस पे ऐसा ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, लगभग इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ही होता है। तो अगर हम गैस के लिए अल्फा वी की वैल्यू निकालना चाहें तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने अपनी एक इक्वेशन पढ़ी थी अभी, आइडियल गैस इक्वेशन, जो क्या थी, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी, ठीक है, ये पढ़ी थी हमने। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो डेल वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम म्यू आर डेल टी, यानी कि अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट रख दिया जाए तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, उसके कोरेस्पोंडेंस में ये चेंज इन वॉल्यूम होगा, और इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें एक दूसरे से, यानी कि इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, डेल वी बाई वी, म्यू आर से म्यू आर कैंसिल हो जाएगा, और डेल टी बाई टी, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन देखा था, क्या देखा था, डेल वी बाई वी इक्वल्स टू होता है अल्फा वी डेल टी, ठीक है, ये अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अब अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डेल वी बाई डेल वी, डेल टी की जगह डेल टी है, अल्फा वी की जगह क्या है, 1 बाई डेल टी, यानी कि अल्फा वी की वैल्यू क्या हुई, 1 बाई टी, यानी कि इट इज इनवर्सली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, क्योंकि हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया ना भाई इसको निकालने में, तो ये आइडियल गैस के लिए होगा। अच्छा, अगर हमें दिया जाए कि रिलेशन निकालिए, रिलेशन बिटवीन अल्फा एल एंड अल्फा वी, तो इनके बीच में एक सिंपल सा रिलेशन आता है, देख लेते हैं कैसे निकलता है। कि अगर डेल एल एक्सपेंड हुआ, हमने एक क्यूब ले लिया है सिंप्लिसिटी के लिए, एक क्यूब अगर हम ले लेते हैं और डेल उसकी एक लेंथ एक साइड डेल एल एक्सपेंड हुई है, तो जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से डेल एल बाई, इसको इधर लिख देते हैं, तो डेल एल बाई एल क्या आएगा हमारे पास, अल्फा एल डेल टी, ठीक है। यहाँ से डेल एल की वैल्यू आ जाएगी अल्फा एल एल डेल टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1, इसको ऐसे डेल वी के लिए लिखें तो क्या आएगा, डेल वी बाई वी इक्वल्स टू अल्फा वी डेल टी, सिंपल है यहाँ तक। तो डेल वी को कैसे लिख सकते हैं, तो ये मिला हमें यहाँ से, तो डेल वी की वैल्यू क्या आई, डेल वी क्या होगा, एल प्लस डेल एल का क्यूब माइनस एल क्यूब, ठीक है, और नीचे वी क्या होगा, एल क्यूब इक्वल्स टू अल्फा वी डेल टी, ठीक है। एल प्लस डेल एल का क्यूब क्या होता है, एल क्यूब प्लस 3 L² डेल एल, ठीक है। बाकी की दो टर्म हमने नेगलेक्ट कर दी क्योंकि एक में डेल एल क्यूब आ रहा था और एक में 3L डेल एल स्क्वायर आ रहा था, दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, ठीक है। इसको सिंप्लिसिटी के लिए इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या बना, अल्फा वी एल क्यूब डेल टी, ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस एल क्यूब भी है, ये वाला, एल क्यूब से ये एल क्यूब कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, 3L² डेल एल इक्वल्स टू अल्फा वी
डेल वो एल क्यूब डेल टी, ठीक है। एल स्क्वायर से ये कैंसिल, तो हमें क्या मिला 3 डेल एल इक्वल्स टू अल्फा वी एल डेल टी, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये जो डेल एल की वैल्यू है यहाँ से इसमें पुट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या मिलेगा 3 अल्फा एल एल डेल टी, और यहाँ पे क्या है अल्फा वी एल डेल टी, ठीक है। और यहाँ पे एल और डेल टी कैंसिल हो जाएंगे और हमें जो रिलेशन मिलेगा वो क्या है 3 अल्फा एल इक्वल्स टू अल्फा वी, ठीक है। ये हुआ रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सपेंशन एंड द वॉल्यूम एक्सपेंशन। अच्छा एक केस ऐसे ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले। वैसे ये टॉपिक हो चुका है कि सपोज हमारे पास एक रोड है, और अगर हम इसको किसी रिजिड चीज़ से दोनों तरफ से फिक्स कर दें कि ये एक्सपेंड नहीं कर सकती, और इसके बावजूद भी इसको हिट करें यानी कि एक्सपेंड होने पे मजबूर करें, तो क्या होगा। तो जो फोर्स है जो इसको एक्सपेंड कराती है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी एज अ स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे हम, उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। तो ये एक वर्ड याद रखना है, थर्मल स्ट्रेस होता क्या है कि जब किसी चीज़ को दोनों तरफ को इंक्रीज होने से हमने रोक रखा और फिर भी कोशिश कर रहे हो कि ये इंक्रीज हो, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है जिसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही था, आगे का हम जल्दी ही अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।